दोस्तों ये कहानी है 30 ऐसे बच्चों की जिन्हें साइंस द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से बायोलैब में बने स्पेसशिप के जरिए उन्हें गैलेक्सी में इंसानी सभ्यता को बसाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ इस विशाल का ब्रह्मांड में उनके साथ ऐसी ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं होती है जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी घटनाएं घटने लगी थी और क्या वो इस मिशन पे सक्सेसफुल हो भी पाए या रास्ते में ही मारे गए, तो चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत साल 2063 से होती है, जहाँ एक साइंटिफिक सेमिनार में एक लेडी सबको बता रही थी कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर हर दिन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण जल्दी से हमारी पृथ्वी के हाई टेम्परेचर की वजह से जीवन जल्द खत्म हो जाएगा। और वो बताती है कि हमने फार एक गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ निकाला है जो हमारी पृथ्वी की तरह ही है और उस प्लेनेट पर हमारी इंसानी सभ्यता जिंदा रह सकती है। इसके बाद वो कहती है कि उस प्लेनेट पर जाने के लिए हमें एक स्काउटिंग मिशन करना होगा, हमें कम से कम 86 साल लगेंगे और इस मिशन की और इसमें हमें बच्चों के एक ग्रुप को स्पेसशिप से स्पेस में भेजना होगा, जिसमें उन बच्चों की 3 पीढ़ियां शामिल होंगी। तब जैसे एक बच्चा स्पेसशिप कर जाए उसके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि उसके पोते पोतियां उस प्लेनेट पर पहुंचे, जिसके लिए हम बायोलॉजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से उन बच्चों को जन्म देंगे और उन्हें उस प्लेनेट पर भेजेंगे। तो वही सेमिनार में बैठा रिचर्ड नाम का एक आदमी कहता है कि इस मिशन के लिए हमें बहुत इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए जो अकेले रह सके और अकेले ही अपने आप को संभाल सके। बाद वो पूछता है कि इस मिशन पर जाने के लिए बच्चे कब तक तैयार होंगे, क्योंकि उसका मानना था क्रू जितना छोटा रहेगा उतना ही लंबे समय तक स्पेस में सेफ रहेगा। लेकिन रिचर्ड थोड़ा परेशान था कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। इसके बाद वो उस लैब में जाता है जहाँ बच्चों को रखा जा रहा था। लैब में जाते ही वो एक प्रोटेक्टिव सूट पहनता है और बच्चों के पास जाते हैं। जैसे ही बच्चे रिचर्ड को देखते हैं तो खुश होकर उसके पास आकर गले लग जाते हैं। वहाँ पर रिचर्ड एक बच्चे को मॉनिटर पर एजुकेशन के बारे में कुछ सिखाता है। उसके बाद वो क्रिस्टोफर, सेला और जैक नाम के बच्चे को सोने के लिए लिटा देता है, पर जैक उसे बताता है कि उसे रात में डर लगता है। लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अगले दिन रिचर्ड एक लेडी साइंटिस्ट के साथ बात करने जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी इस मिशन पर बच्चों के साथ जाना चाहिए ताकि मैं इन बच्चों का ध्यान रख सकूं। लेडी साइंटिस्ट ये सोचकर इसके लिए हाँ कर देती है कि अगर रिचर्ड इस मिशन पर शामिल होता है तो मिशन 60 साल के बजाय 4 साल में ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम इस मिशन को रिचर्ड के साथ लॉन्च होते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे स्पेसशिप में जाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रिचर्ड स्पेसशिप के विंडो से आखिरी बार पृथ्वी को देखता है। इसके बाद 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे अब बड़े होकर टीनेजर्स बन चुके हैं, जहाँ पर वो सभी बच्चे एक साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले सेकेंड जनरेशन के लिए फर्टिलाइजेशन के बारे में सिखाया जाता है, जो कि उनके 24 साल होने पर ही पूरी होनी थी। जब वो 24 साल के होंगे तब वे आपस में इंटीमेट होकर नए बच्चों को जन्म देंगे, तब वो उनकी सेकेंड जनरेशन होगी। यहाँ पर वो सभी टीनेजर्स एक रोबोट की तरह रहते थे, जहाँ पर उन्हें पीने के लिए एक ब्लू लिक्विड दिया जाता था। क्रिस्टोफर्स और जैक नाम के टीनेजर्स एक साथ म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो सिला स्पेसशिप की विंडो से बाहर स्पेस की तरफ देखती, जिसके बाद वो रिचर्ड से बात करने जाती है। उसे कहती है कि हमारी लाइफ की कोई इंपोर्टेंस है, हमें स्पेसशिप में जिंदा मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है। रिचर्ड सिला को दिलासा देने की कोशिश करते हैं, अपने दादा दादी की तस्वीरें उसे दिखाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी जिंदगी की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी धरती पर रह रहे इंसानों की है। उस रात क्रिस्टोफर को नींद नहीं आ रही थी, जिस पर वो स्पेसशिप की आवाज बड़े ध्यान से सुनने लगता है। अगले दिन रिचर्ड क्रिस्टोफर के साथ हाइड्रोपोनिक्स वेब यानी जहाँ पर पौधों की खेती करते थे वहाँ पर पौधों की चेकिंग करने को जाता है, जहाँ पर क्रिस्टोफर को पानी में कुछ केमिकल होने का मैसेज अलर्ट दिखाई देता है। वो रिचर्ड से पूछता है कि ये किस तरह का टॉक्सिक केमिकल है। वहाँ पर क्रिस्टोफर रिचर्ड से पूछता है कि ये किस तरह का टॉक्सिक केमिकल है जिसको पीने के बाद भी यूरिन यानी कि पेशाब से नहीं मिलता। क्रिस्टोफर कहता है कि ये क्या कोई टॉक्सिक लिक्विड है, लेकिन रिचर्ड उसकी क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर अपने दोस्त जैक को उस केमिकल के बारे में पूछता है। उस केमिकल का नाम D56J था, लेकिन उन्हें उस केमिकल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उस रात वो दोनों रूम से बाहर निकलकर उस केमिकल के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह केमिकल किस काम के लिए यूज किया जा रहा था। यहाँ पर क्रिस्टोफर स्पेसशिप के मेन कंप्यूटर को हैक करके उस केमिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है। तब उन्हें पता चलता है दरअसल ये केमिकल उन्हें पानी में मिलाकर पिलाया जा रहा है। ये इंसानों की पर्सनालिटी और ह्यूमन हार्मोन्स को उभरने नहीं दे रहा है, मतलब कि उन सभी में जो फिजिकल इंडिपेंडेंसी के लिए हार्मोन्स डेवलप होने चाहिए उन हार्मोन्स को एक्टिव नहीं होने दे रहा है। इस केमिकल की वजह से वो सभी टीनेजर्स आलसी रहा करते थे और उनमें दोस्ती, प्यार, इंसानियत
ऐसे किसी भी तरह के इमोशंस नहीं थे। बस सुबह रोज उठो, रोबोट की तरह अपने काम खत्म करो और फिर अपने रूम में जाकर सो जाओ। ये सब जानने के बाद क्रिस्टोफर और जैक दोनों ही वो ब्लू लिक्विड पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। केमिकल के बारे में जूली और काय को भी बता देते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि इस स्पेसशिप में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जो हमसे छुपाया जा रहा है। फिर यहाँ से क्रिस्टोफर सीधा रिचर्ड के पास जाकर छिपा एक सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में पूछता है, जिस पर रिचर्ड उसे बताता है कि वो कंपार्टमेंट सिर्फ थर्ड जनरेशन के लिए बना है। क्रिस्टोफर के वहां से जाने के बाद रिचर्ड अर्थ पर एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करता है। क्या वो यहाँ मौजूद सभी बच्चों को अपने बारे में सब कुछ बता सकता है? यहाँ सभी लोगों के मन में उसके प्रति विश्वास बना रहे, लेकिन उस मैसेज को धरती पर पहुंचने में कम से कम 2 महीना का टाइम लगने वाला था। अगले दिन जब सभी लोग खाने की लाइन में लगे हुए थे, तब सेला के पीछे खड़ा क्रिस्टोफर सेला को देखकर लव की फीलिंग महसूस करने लगता है और वो सेला को लव करने लगता था। जब सभी टीनेजर्स लंच कर रहे होते हैं, तब क्रिस्टोफर सेला को ही देखते रहता है, लेकिन तभी उसका दोस्त जैक सेला के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसी समय रिचर्ड वहाँ आता है और देखता है कि जैक ने सेला का हाथ पकड़ रखा है। इसे वो जैक को सेला का हाथ छोड़ने को कहता है, जो कि यह उनके रूल्स के खिलाफ था। उसके बाद जिम में क्रिस्टोफर और जैक का आपस में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद गुस्से में जैक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर जैक और क्रिस्टोफर में ये सभी फीलिंग इसलिए आई क्योंकि वह लिक्विड वाला पानी पीना बंद कर दिए थे। इसके बाद वो स्पेसशिप की आवाज सुनते हुए ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वे अपने क्रू मेंबर को देखते हैं। जो अपने क्रू मेंबर से पूछते हैं कि स्पेसशिप की नॉइस साउंड किस चीज की आ रही है, जिस पर क्रू मेंबर बताता है कि ये नॉइस साउंड किसी तरह एलियन लाइफ फॉर्म की हो सकती है जो हमारे स्पेसशिप पर अटैक कर रही है। वहीं दूसरी ओर सेला रिचर्ड के कैबिन में थी, जहाँ पर वो अर्थ से लाए हुए सूखे पौधों को देख रही थी कि वो खराब तो नहीं हो गए। तभी जैक और क्रिस्टोफर को उन दोनों की बातें हल्की हल्की सुनाई देती है। वो उनकी आवाज का पीछा करते हुए उस केबिन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जैक रिचर्ड को सेला के कंधे पर हाथ रखे हुए देखता है। उसे देखकर काफी जलन होती है। रिचर्ड उन सबको इकट्ठा करके कहता है कि हमारे स्पेसशिप बाहरी ट्रांसमीटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिससे हमारे स्पेसशिप का अर्थ से कनेक्शन टूट गया है। रिचर्ड जैक से कहता है कि हम दोनों स्पेसशिप के बाहर जाकर उस खराब ट्रांसमीटर को ठीक करेंगे, इसलिए तुम जल्दी से स्पेस सूट को पहन लो। बाकी के लोग स्पेसशिप के अंदर से ट्रांसमीटर को जोड़ने में लग जाते हैं। स्पेस सूट के बहाने सेला के पास चले जाता है। सेला स्पेस सूट के बारे में थोड़ा बताने लग जाती है। तभी जैक सेला को गलत तरीके से टच करने लगता है। अचानक वहाँ रिचर्ड आ जाता है, जैक को पकड़कर नीचे गिरा देता है। रिचर्ड को गुस्से में देखकर जैक वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे रिचर्ड भी भाग रहा था। रास्ते में रिचर्ड फीबी को देखता है और उसे बताती है कि जैक और क्रिस्टोफर ने ब्लू लिक्विड वाटर पीना बंद कर दिया है। इसके बाद वो क्रिस्टोफर के पास बात करने को जाता है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों में उस लिक्विड के बारे में बहुत बहस होने लगती है। रिचर्ड क्रिस्टोफर को बताता है कि वह लिक्विड ठीक इसी तरह के बिहेवियर को रोकने के लिए बनाया गया है, जैसा उसने अभी जैक को करते हुए देखा है। इसके बाद थोड़ा शांत होकर रिचर्ड क्रिस्टोफर से ट्रांसमिशन को ठीक करने के लिए उसकी मदद मांगता है ताकि वो वापस से अर्थ पर कनेक्शन करके इस मिशन को आगे बढ़ा सके। वहीं जैक कंट्रोल रूम के अंदर चला जाता है। उधर रिचर्ड और क्रिस्टोफर स्पेस सूट पहनकर स्पेस से बाहर जाकर ट्रांसमीटर को ठीक करने लगते हैं। रिचर्ड ट्रांसमिशन के एक पार्ट को ठीक कर रहा होता है, वहीं क्रिस्टोफर दूसरे पार्ट को। उसी समय स्पेसशिप के अंदर सभी उन दोनों को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तभी वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि एक ब्लैक शैडो रिचर्ड की तरफ जा रही है। रिचर्ड और क्रिस्टोफर को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिस वजह से रिचर्ड स्पेसशिप से काफी दूर जाने लगता है। स्पेसशिप के अंदर सभी को वाइब्रेशन फील होती है, जिससे सभी डर जाते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि ये आखिर क्या था। तभी अचानक कंट्रोल रूम के अंदर आग लग जाती है, जिससे वो लोग जल्दी से बुझाने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टोफर जैसे तैसे रिचर्ड को खींचकर स्पेसशिप के अंदर ले आता है। वो लोग रिचर्ड को मेडिकल रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर मेडिकल टीम सेला के साथ रिचर्ड को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे रिचर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सेला, जो कि मेडिकल के बारे में सबसे अच्छे से जानती थी, वो सबको कहती है कि रिचर्ड मर चुका है। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहाँ उनसे एक मेंबर कहता है उसने ये सब होने से पहले मॉनिटर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कि कोई एलियन फॉर्म रिचर्ड की बॉडी के अंदर चली गई हो। ये सुनकर फीबी रोने लग जाती है। फिर क्रिस्टोफर उन्हें दिलासा देते हुए कहता है अगर हम सभी एक साथ रहेंगे तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली स्पेसशिप का सिस्टम रिबूट होता है और वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सिस्टम में सारी की सारी सीसीटीवी कैमरा फुटेज डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर उन्हें अब एक नया लीडर चाहिए था, तो उन सभी को सही तरीके से लीड कर पाए और वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। वहाँ पर खड़ा जैक सभी को कहता है कि मैं लीडर बन सकता हूँ। तभी वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि हमें लीडर को चुनने के लिए वोटिंग करना चाहिए और वहाँ सभी लोग अपने मनपसंद लीडर को वोट देते हैं। ज्यादातर लोग क्रिस्टोफर को ही वोट देकर अपना नया लीडर चुनते हैं। तो जैक क्रिस्टोफर को लीडर चुने जाने पर मन ही मन जलन करता है, लेकिन ये सब इग्नोर करके वो उसे ऊपर वर्ष कांग्रेचुलेट करता है।
लीडर बनते ही क्रिस्टोफर सबसे कहता है कि हमें सबसे पहले खराब वेब ट्रांसमीटर को ठीक करना है। इसके लिए वो क्रू के सभी मेंबर्स को बुला लेता है और सभी से इस पर काम करवाने लगता है। यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा ही आखिरी ऐसी चीज थी जिस पर वो पता लगा सकते थे कि रिचर्ड के साथ क्या हुआ था। सेला रिचर्ड का ऑफिस में जाकर उसके फैमिली की फोटोज और वीडियोज देखने लगती है। तभी क्रिस्टोफर वहाँ आता है। सेला उसे रिचर्ड के बचपन की फोटो दिखाती है। वो दोनों उसके पेरेंट्स को देखकर उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टोफर सेला का एक अच्छा दोस्त बनना चाहता था। इस पर वो सेला से पूछता है कि रिचर्ड ने तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ क्यों बताया। इस पर वो बताती है कि रिचर्ड इस स्पेसशिप पर खुद को अकेला महसूस करता था, इसलिए वो ऐसे पर्सन की जरूरत थी जिस पर वो विश्वास कर सकता था। इसलिए वो मुझे इस काबिल समझकर मुझसे सीक्रेट्स बातें शेयर की। इसके बाद वो दोनों रिचर्ड की एक वीडियो देखने लगते हैं जहाँ पर वो बता रहा था मिशन पर कितना विश्वास करता है, मिशन के साथ साथ और वो सभी बच्चों की परवाह करता है। इसके बाद क्रिस्टोफर बाकी क्रू मेंबर को देखने जाता है कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचने पर सभी को एक साथ कैंटीन में बैठा हुआ देखता है, पर वो गुस्से में सबको डांटने लगता है कि इस तरह हम कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस पर जैक उसे कहता है कि वो लोग रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहे हैं ताकि खाने का कुछ भी सामान खराब ना हो। क्रिस्टोफर को बताता है लेकिन कुछ सामान है जो जल्द ही खराब हो सकता है, इसलिए वो उस खाने को खाने के साथ साथ क्रिस्टोफर के न्यू लीडर बनने की पार्टी करने की भी सोच रहे हैं। इस बात के लिए क्रिस्टोफर मान जाता है। पार्टी के बाद काय कुछ लोगों को वो ब्लू लिक्विड पीने से मना करता है, जिस पर सभी उसे फेंक देते हैं। वहीं क्रिस्टोफर और सेला रिचर्ड की वीडियो देखकर हंस रहे। फिर क्रिस्टोफर धीरे धीरे सेला के और भी करीब आने लगता है। इधर जैक भी जूली की तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है, उसे टच करता है। तभी जूली भी फीलिंग के साथ वो भी जैक को वापस टच करती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें एक करते हुए देख रहे थे, आखिर वो क्या कर रहे हैं। कुछ दिन बाद क्रू के ज्यादातर मेंबर आपस में लड़ाई करते खेलते कूदते हैं और स्पेसशिप में इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद वो सेला के रूम में जाकर रिचर्ड की पर्सनल लाइफ की वीडियो के बारे में देखते हैं। तभी अचानक वहाँ सेला आ जाती है और उन सभी को अपने रूम में देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इन सभी लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद वो एक एक करके उस रूम से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आखिरी में जैक बाहर आकर सेला से कहता है कि अब रिचर्ड तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सेला उसकी बात को सुनकर मेडिकल रूम में जाकर एक स्कैल्पर उठा लेती है। वहीं क्रिस्टोफर जैक को देखकर उसका पीछा करने लगता है। उसे लगता था कि जैक सेला के साथ कुछ गलत करने का सोच रहा है। ऐसे ही क्रिस्टोफर को पता चलता है कि सेला इस समय मेडिकल रूम में है। उसी वक्त वो जैक से पहले वहां पहुंच जाता है। तर जैक भी वहीं जा रहा था। क्रिस्टोफर जैक को आता देखकर उसे ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि सेला और वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, जिसके लिए वो सेला को पकड़ लेता है। उन्हें देखकर जैक वापस चला जाता है, लेकिन सेला क्रिस्टोफर को गलत समझती है और उसकी ओर स्कैल्पर को पॉइंट करती है। लेकिन जब वो उसे समझाता है कि मैं यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने आया था, वो कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करने से पहले बाकी क्रू मेंबर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से बेकाबू हो रहे हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर वहाँ से चला जाता है। बाहर वो जैक को ढूंढकर उसे सेला से दूर रहने को कहता है। तभी अचानक में फिर से स्पेसशिप में अजीब आवाज आने लगती है, जिससे वो चारों तरफ उस आवाज का पीछा करते हैं। अचानक काय की नजर एक रूम में पड़ती है जहाँ पर जूली एक क्रू मेंबर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर काय गुस्से से भर जाता है और उस लड़के को पूरी तरह से मारने लगता है, जिससे उन दोनों में फाइट हो जाती है। इधर कुछ घंटों बाद क्रिस्टोफर कैंटीन में सभी लोगों से अच्छे से पेश आने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी अचानक वही लड़का पीछे से आकर काय के सिर पर एक लोहे की रॉड से अटैक कर देता है। इसे क्रिस्टोफर तुरंत उसे मारकर रोकता है, जिसके बाद क्रिस्टोफर उन दोनों को समझाता है कि दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जैक कहता है कि हाँ, इस मिशन को शायद ही हम पूरा कर पाएंगे। ये सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि अब उन्हें काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रिस्टोफर कहता है कि इस मिशन को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पूरा करेंगे। तभी क्रू में से एक कहता है कि हमें कंट्रोल रूम में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एलियंस हो सकते हैं और उन्होंने रिचर्ड को मार डाला है। ऐसे ही वो हम सभी को भी मार डालेंगे। वो कहता है कि क्रिस्टोफर ही उन एलियंस को रिचर्ड की बॉडी के साथ लेकर आया है, जिस पर फीबी कहती है सबसे पहले उन्हें सीसीटीवी कैमराज को ठीक करना चाहिए ताकि वो सिस्टम में देख सके कि रिचर्ड के साथ क्या हुआ था। लेकिन जैक उनकी बातों को काटता हुआ कहता है कि क्रिस्टोफर बिल्कुल भी अच्छा लीडर साबित नहीं हो रहा है और अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इस स्पेसशिप को लीड करना चाहिए। वो सभी को बताता है कि अगर उन पर दोबारा एलियंस ने अटैक किया तो हम सभी साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। ये सुनकर क्रू के बहुत सारे मेंबर्स उसके ग्रुप में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी कई लोग क्रिस्टोफर के ग्रुप में रह जाते हैं। क्रिस्टोफर डरा हुआ कंट्रोल रूम में अपने ग्रुप के साथ चला जाता है। उसे लगता था कि वहाँ सच में एलियंस हो सकते हैं और वो उन एलियंस को खत्म करके ये साबित कर देगा कि वो एक अच्छा लीडर था। सबसे पहले वो खुद कंट्रोल रूम के अंदर चेक करने को जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जैक और उसका ग्रुप भी हॉलवे से होता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ जाता है और कंट्रोल रूम के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और अंदर जाने लगता है। इन लोगों को नहीं पता था कि क्रिस्टोफर भी कंट्रोल रूम में है। वो लोग एलियंस को ढूंढते हुए अंदर की ओर जाते हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम के बाहर वाले ग्रुप को अंदर की ओर कुछ हल्की महसूस होती है। तभी जैक और काई डरते हुए तेजी से कंट्रोल रूम के बाहर आकर उस कंट्रोल रूम के दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो अपने ग्रुप वालों को बताते हैं कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया था। वहीं क्रिस्टोफर को कंट्रोल रूम में एक सीसीटीवी ड्राइव मिलती है। वो उसे सैला को देकर प्ले करने को कहता है। तभी उन्हें कंट्रोल रूम की फुटेजेस उस ड्राइव में मिल जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि जैक और काई कंट्रोल रूम के मेन कंप्यूटर से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक वेव शॉक देकर मार डाला था। फिर उन दोनों ने कंट्रोल रूम में एलियंस होने का झूठ बोलकर सबके मन में एलियंस का डर बैठा दिया था। यहाँ पर क्रिस्टोफर और उसका ग्रुप इस बात को छुपा कर रखने का फैसला करता है तब तक कि वो कोई अगला फैसला ना कर ले। क्रिस्टोफर और सेला उस ड्राइव को अपने कमरे में जाकर छुपा देते हैं। रात को क्रिस्टोफर सेला के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जैक उन्हें जगा कर कहता है कि मैंने कैंटीन में आज पार्टी रखी है, इसीलिए तुम अपने ग्रुप को लेकर वहाँ पर तुम जल्दी से आ जाओ। थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में पहुंचता है, जहाँ पर उसे कुछ पता नहीं था कि ये पार्टी क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पार्टी तो शुरू हो चुकी है। जैक क्रिस्टोफर और उसके ग्रुप को उसके साथ खाने के लिए कहता है और जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तब जैक कहता है, इसी वक्त से मैं अपने आप को यहाँ का नया लीडर डिक्लेयर करता हूँ। वहीं क्रिस्टोफर भी ये सुनकर खड़ा होकर मॉनिटर में रिचर्ड के साथ हुए इंसिडेंट की फुटेज को चला देता है, जहाँ पर सभी इस फुटेज को देखते हैं कि रिचर्ड की मौत के पीछे जैक और काई का हाथ है और उन दोनों ने जानबूझकर इस स्पेसशिप पर एलियन होने का झूठ बोला। इसके बाद क्रिस्टोफर कहता है कि हमें जैक और काई को रूम में बंद कर देना चाहिए। तभी जैक कहता है कि ये सब मैंने हम सबकी सुरक्षा के लिए किया, क्योंकि असल में रिचर्ड के बॉडी के अंदर ही एलियन तो हम सबको उस ब्लू लिक्विड से कंट्रोल कर रहा था। क्रिस्टोफर वापस रिचर्ड को स्पेसशिप के अंदर लेकर आया था। जैक उन सबसे ये भी कहता है कि अब वो एलियन स्पेसशिप के अंदर ही है और वो हम में से किसी एक की बॉडी में छुपा हुआ है, बस हमें उस एलियन को ढूंढकर मारना है। जिसके बाद जैक क्रिस्टोफर के ग्रुप में से एक लड़के को धक्का देकर कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी बॉडी में एलियन छुपा हुआ है। ये सुनकर वो लड़का जल्दी से खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और सभी उसके पीछे बड़ी तेजी से भागते हैं और एक जगह उसे नीचे गिराकर बेरहमी से मार डालते हैं। वहीं क्रिस्टोफर अपने ग्रुप को स्पेसशिप के बिल्कुल सुरक्षित कमरे पर ले जाता है, बल्कि जैक और उसका रूम मेडिकल रूम में जाकर सभी नुकीले हथियार उठा लेता है। उधर क्रिस्टोफर अपने ग्रुप से डिस्कस करते रहता है कि उधर आगे उनको क्या करना है। उनमें से कुछ कहते हैं कि उन्हें अब हार मान लेनी चाहिए। जैक के ग्रुप के पास हथियार लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी उन्हें जानबूझकर हार मानकर जैक के ग्रुप में शामिल होना चाहिए, जिससे वो बाद में किसी तरह जैक को पकड़कर बाद में मार डालेंगे। तभी सेला को याद आता है कि मैंने रिचर्ड की डायरी में स्पेसशिप में छिपे हुए उस सीक्रेट कंपार्टमेंट की लोकेशन को देखा था और उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में असली हथियार है। उसके बाद क्रिस्टोफर उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में रेंगता हुआ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के आखिरी दरवाजे को नहीं खोल पा रहा जिसमें हथियार है। यहाँ पर क्रिस्टोफर ने उस सीक्रेट डोर को खोलने के लिए काफी बार गलत पासवर्ड डाल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ एक अलार्म बजने लगता है। तो जैक के ग्रुप के मेंबर जूली और उसके साथी सुनाई देता है और वो जल्दी से जाकर इसके बारे में जैक को बताते हैं। क्रिस्टोफर उस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ टूल्स लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगता है तो वहाँ वह देखता है कि जैक अपने ग्रुप के साथ सीक्रेट कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और फाइनली वो लोग कंपार्टमेंट के डोर को ओपन कर लेते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे हथियार रखे हुए मिलते हैं। वहाँ पर काय कहता है कि मुझे लगता है कि ये सभी हथियार उनकी थर्ड जनरेशन के लिए हैं, लेकिन जैक उसे कहता है कि ये सब हमारे लिए हैं। यहाँ पर क्रिस्टोफर के ग्रुप के 2 मेंबर जैक से हार मानकर उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और वो जैक के पूछने पर बता देते हैं कि क्रिस्टोफर के ग्रुप के मेंबर स्पेसशिप में कहाँ पर छुपे हैं। वहीं सेला, फीबी और क्रिस्टोफर तीनों जैक के करीब जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ क्रिस्टोफर उन्हें कहता है कि हमें जैक के पास जाकर उसे मार देना चाहिए, लेकिन फीबी ऐसा नहीं करना चाहती। तभी सेला मॉनिटर पर जैक को उसके ग्रुप मेंबर वहाँ पर उन्हें मारने के लिए आते हुए देखती है। वहीं काय उनके रूम का लाइट को कट कर देता है और वो लोग उनके रूम तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सेला उनके ग्रुप वालों को उनसे लड़ने के लिए मना करती है, क्योंकि जैक के ग्रुप ने उन पर अटैक करके उनको पकड़ लिया था। जिसके बाद सेला जैक से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग उस पर हंसते हैं और जैक उसे कहता है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहते हो। इस पर फीबी उन्हें कहती है कि तुम सब लोग पागल हो गए हो।
वो कहते हैं कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए और सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जैक के सभी मेंबर्स उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और फिबी उसके बाद भी चुप नहीं होती तो गुस्से में काय फिबी को गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी जैक अपने मेंबर्स को कहता है कि तुमने देखा कि इन हथियारों से हम क्या कर सकते हैं। तभी जैक क्रिस्टोफर की तरफ गन पॉइंट करके उस पर शूट करता है, लेकिन तभी वो सेला के साथ भाग जाता है। इसके बाद जैक और बाकी लोग उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं क्रिस्टोफर सेला के साथ एक वेंटिलेशन की जगह में छुप जाता है, लेकिन उनका पीछा करते हुए जैक को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं, तो वो वेंटिलेशन पोर्शन के अंदर गोलियां चलाता है। तभी जूली उसे बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनकी फूड सप्लाई को खराब कर रहा है। वही जैक और सेला दूसरी तरफ से वेंटिलेशन से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। भागते हुए अचानक उन पर कोई गोली चला देता है, जिसके बाद वो एक रूम में घुसकर वहाँ जल्दी से हथियार ढूंढने लगते हैं। तभी क्रिस्टोफर को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है और जैसे ही वहाँ कोई आता है तो क्रिस्टोफर उसके सर पर फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है और तभी सेला उसको बेहोश कर देती है और वो उसे मार डालते हैं। उसी वक्त जैक उन्हें भागते देखकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इस बार भी वो दोनों उससे बचकर भाग जाते हैं। भागते भागते वो दोनों एक एयर लॉक रूम में घुस जाते हैं। तभी क्रिस्टोफर सेला को जल्दी से स्पेस सूट पहनने को कहता है और एयर लॉक की खिड़कियों को अच्छे से कवर कर लेता है और खुद भी स्पेस सूट पहन लेता है। उसके बाद जैसे ही जैक बाहर से उस दरवाजा को खोलने के लिए बाहर से फायरिंग करता है, उसके बाद दरवाजे के साथ साथ एयर लॉक का हैच भी खुल जाता है। उसके बाद जैक के साथ साथ स्पेसशिप की सारी चीजें बाहर की ओर खींची चली जाती है। तभी वो सेला को जोर से पकड़ लेता है और हैच को बंद करने के बाद उससे लड़ता हुआ उसे चाकू मार देता है। ये देखकर क्रिस्टोफर हैच के बाहर उसे स्पेस की ओर धकेलने लगता है, लेकिन उनकी इस लड़ाई के चलते वो खुद ही स्पेस की तरफ खींचा चला जाता है। वहाँ जैक क्रिस्टोफर के स्पेस में जाते ही हैच को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेला अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर की ओर जोर से धक्का देकर उसे भी स्पेस में फेंक देती है। तभी अचानक उसे क्रिस्टोफर स्पेसशिप के कोने को पकड़े हुए दिखाई देता है। जैसे तैसे वो दोनों स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि जैक अब नहीं रहा। ये सुनकर सभी अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। इसके कुछ दिनों बाद जब सभी क्रू मेंबर्स कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं तो सेला क्रिस्टोफर से पूछती है कि मैं इस बात पर कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, जिसके बाद वो लोग फिर से रिचर्ड की एक वीडियो को देखने लगते हैं जिसमें वो बता रहा था कि ये मिशन चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, इससे ये साबित होता है कि ह्यूमन बीइंग को अभी भी बचाना कितना जरूरी है। कुछ दिन बाद स्पेसशिप में फिर से लीडर के लिए वोटिंग होती है, जहां क्रू इस बार सेला को अपना लीडर चुनते हैं। जिसके बाद सेला धरती पर भेजने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि अब से वो हर उस चीज के लिए वोटिंग करेंगे जो भी उनके लिए जरूरी होगी। वहीं सभी क्रू मेंबर्स अभी भी स्पेसशिप की रिपेयरिंग में लगे हुए थे और सभी एक साथ में बिल्कुल खुश होते हैं। और कुछ समय बाद सेला क्रिस्टोफर के बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही सभी क्रू मेंबर्स ने अपने अपने पार्टनर को चुनकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लिया था, जिससे अब स्पेस में कई सारे बच्चे दिखने लगे थे। ऐसे ही उन्हें अपने मिशन पर कई साल बीत गए और वो बच्चे इसी स्पेसशिप पर वैसे ही बड़े होते हैं जैसे उनकी फर्स्ट जनरेशन बड़ी हुई थी। अब इस मिशन को शुरू हुए 86 साल बीत चुके थे और आखिरकार वो उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें इंसानी सभ्यता को बसाना था। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन और उनके बच्चे एक साथ स्पेसशिप के विंडो से उस प्लेनेट को देखते हैं।